कंपनी फ्रैक्टल एनालिटिक्स का आईपीओ आज खुला है। इशू के जरिए कंपनी की 2,835 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। आईपीओ और कारोबार में ग्रोथ की संभावना की चर्चा करने के लिए फ्रैक्टल एनालिटिक्स के को फाउंडर श्रीकांत वेलमकन्नी और कंपनी के सीएफओ अश्वथ भट्ट मौजूद हैं। आप दोनों का स्वागत है सीएनबीसी आवाज़ के स्टूडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। श्रीकांत जी, सबसे पहले तो मैं सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपके प्रोस्पेक्टस में कहा गया है कि आपका कोई लिस्टेड पीयर नहीं है, तो सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को समझाएं कि एग्जैक्टली आपकी कंपनी करती क्या है। जो फ्रैक्टल जो है एआई स्पेस में है और आप देख रहे हैं कि एआई इज़ वन ऑफ द मोस्ट ट्रांसफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजीज ऑफ आवर टाइम। अब फ्रैक्टल क्या करता है कि एआई को यूज़ करके कंपनीज, बड़े बड़े कंपनीज, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंटरप्राइजेस के डिसीजंस को पावर करता है। कंपनीज हर दिन करीब 100,000 करोड़ों डिसीजंस करती हैं हर दिन। इन डिसीजंस को अगर थोड़ा भी आप इम्प्रूव करें तो उनका ग्रोथ बढ़ सकता है, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है और इनका न्यू प्रोडक्ट इनोवेशन ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। तो ये फ्रैक्टल करता है एआई यूज़ करके। तो ऐसे जो कंपनीज हैं बहुत कम हैं दुनिया में जो एआई प्रोवाइड करती हैं, एआई सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं और एंटरप्राइज एआई सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। कई कंपनियों के थोड़े पार्ट्स हैं जहाँ पर ये सब काम होता है, पर ट्रूली लिस्टेड पेयर हमारे लिए नहीं है। इसलिए इसमें पहली एआई कंपनी होगी, ये कहना सही होगा। अनलिस्टेड में आपका सबसे बड़ा पेयर कौन होगा? एक है टाइगर एनालिटिक्स हैं, एक कंपनीज हैं और ऐसे चंद कंपनियां हैं। लिस्टेड स्पेस में यूएस में पैलेंटियर जो है एक कंपरेबल कंपनी है, वो भी काफ़ी अच्छी तरह से कर रहा है, और C3.ai, ये दो यूएस में लिस्टेड कंपनीज हैं। इंडियन लिस्टेड स्पेस में एक लेटेंट व्यू है जिसमें कुछ सिमिलैरिटी है हमारे। लेटेंट व्यू में कुछ सिमिलैरिटी। अश्वथ जी, गुड मॉर्निंग। एक सवाल आपसे कि पहले भी फ्रैक्टल का आईपीओ लाने की कोशिश की गई थी, तब आईपीओ का साइज था 4,900 करोड़, अब उसको कट करके कर दिया गया 2,834 करोड़। तो क्या ये सिर्फ आईपीओ का साइज कम किया गया या ओवरऑल कंपनी की वैल्यूएशन कम की गई है, और इसका कारण क्या है? जो आईपीओ का साइज होता है उस पर दो तीन चीज़ होती है। एक, पहले आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर, वी स्पीक टू द investors and obviously bankers advise us on the valuation of the company, what's the right valuation at which you would want to take the company public. We want to ensure that the IPO price is really attractive for the new investors who are going to come in for us. So that was one of the most important things. And the second one also was to ensure that, so once the pricing was decided after speaking with the bankers, and then we said that, okay, this is an attractive investing option for the new investors to come in. Then the selling shareholders have to decide, okay, what's the number of shares that they want to sell. So they decided, okay, they want to take the value a little bit lower because they think much better future option for themselves. So that was the reason why 4,900 was reduced to around 2,800 crores. श्रीकांत जी, मैं इनफैक्ट आपके नंबर्स को FY23 से 25 तक जो कि मेरे पास पड़े हैं इस वक्त स्क्रीन पर, उनको रीड कर रहा था। अभी मैं थोड़ा ये भी पूछना चाहूँगा कि एग्जैक्टली जो आपका इस दौरान आपके क्लाइंट बेस थे, थोड़ा सा उस पर टिप्पणी करिए। क्लाइंट बेस कैसा रहा? अभी भी आपके क्लाइंट बेस में से कितना ओवरसीज़ के हैं, कितना डोमेस्टिक है? थोड़ा सा इस पर टिप्पणी करेंगे। और डोमिनेट कौन करता है आपकी एग्जैक्टली ऑर्डर बुक को इस वक्त? जी, फ्रैक्टल अक्रॉस इंडस्ट्रीज क्लाइंट्स को सर्व करता है, वेदर ये कंज्यूमर पैकेज गुड्स या जो हम इंडिया में FMCG कहते हैं उन सेक्टर को सर्व करता है, या फिर टेक्नोलॉजी, मीडिया, टेलीकॉम। अगर जो मैग 7 जो कहते हैं ना, आप दुनिया के सबसे बड़े 7 टेक्नोलॉजी कंपनीज, उनमें से 5 कंपनीज को हम सर्व करते हैं। उसके अलावा हम लाइफ साइंसेज, हेल्थ केयर, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सारे इंडस्ट्रीज़ में हम सर्व करते हैं। दुनिया में करीब 1000 कंपनियां ऐसी हैं जो हमारे लिस्ट में आती हैं, जिनको हम कहते हैं मस्ट विन क्लाइंट। ये करीब 10 बिलियन रेवेन्यू से ज़्यादा हो, $10 बिलियन से रेवेन्यू ज़्यादा हो, या $20 बिलियन से ज़्यादा मार्केट कैप हो, या उनके पास 30 मिलियन कस्टमर्स या कंज्यूमर्स हों। ये डेफिनेशन हमने बनाया है। इन कंपनियों को हम सर्व करना चाहते हैं। इनमें करीब 120 को हम सर्व करते हैं। हमारा मकसद है कि हम सारे 1000 कंपनीज को सर्व करें अगले 10-15 सालों में। तो इस तरह से हम अपनी कंपनी को बिल्ड कर रहे हैं। ओके, 1000 आपने आइडेंटिफाई कर रखी हैं, 120 को आप सर्व करते हैं। तो ये जानना चाहूँगा मैं यहाँ पे कि जो एक क्लाइंट आपके साथ परसिस्ट करता है, व्हाट इज़ द एवरेज ड्यूरेशन? वो कब तक आपके साथ परसिस्ट करता है, और एक डील का साइज़ कितना होता है? अमूमन मैं आपकी कंपनी को शुरू से जांचने की कोशिश कर रहा हूँ, एक डील का साइज़ कितना होता है एक क्लाइंट का? जी, पहली बात तो यह है कि क्लाइंट्स बहुत लंबे समय तक हमारे साथ काम करते हैं। एक क्लाइंट है जो हमने 2001 में शुरू किया था, आज 24 साल हो गए हैं, 25 साल हो रहे हैं, और अभी भी हम उनको सर्व करते हैं।
एक और क्लाइंट है फाइनेंशियल सर्विसेज क्लाइंट जो हमने शुरू किया था 2002 में, अभी भी सर्व करते हैं। तो क्लाइंट ड्यूरेशन जो है काफ़ी लंबे समय का होता है। एक बार हम उनके साथ काम करना शुरू कर दें तो हम कंटिन्यू करते रहते हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो ये इसकी खासियत है, इस मॉडल की खासियत है, नंबर 1। सेकेंड चीज़ हम ये देखते हैं कि NRR क्या है। इसको कहते हैं नेट रेवेन्यू रिटेंशन। मतलब पिछले साल अगर हमने $100 का बिजनेस किया है क्लाइंट के साथ, इस साल कितना करते हैं उसके साथ, वो नंबर हमारा है 121। इसका मतलब है कि लास्ट ईयर से 100 है तो इस समय 121 हो जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो क्लाइंट की जो रेवेन्यू है हमारे साथ हर साल ग्रो होती है। और थर्ड क्वेश्चन आपने ये पूछा कि पहला ऑर्डर साइज कितना होता है, क्योंकि हम बहुत केयरफुली हम सेलेक्ट करते हैं कि किन क्लाइंट को हम सर्व करें, तो हम ये इसका देखते नहीं कि कितना होना चाहिए एक साथ। करीब करीब 2 करोड़ रुपए का कम से कम फर्स्ट ऑर्डर रहता है, 2-2.5 करोड़। लेकिन ये हम इस पर ज़्यादा कंट्रोल नहीं करते हैं, क्योंकि इनके साथ एक बार हम काम करना शुरू करें तो 100 करोड़ और 1000 करोड़ तक हम एक क्लाइंट को सर्व कर सकते हैं। तो यही इस बिजनेस मॉडल की खासियत है। अश्वथ जी, FY25 में काफ़ी एक्सेलरेशन देखने को मिला, 25% के करीब की ग्रोथ रही आपकी। FY26 का अगर मैं फर्स्ट हाफ देखूं तो 1559 करोड़ के करीब का आपका रेवेन्यू है। इसको एनालाइज करना सही रहेगा या H2 आपके लिए मच बेटर होगा? क्योंकि FY25 में भी आपके फर्स्ट हाफ में 1300 करोड़ थे और FY25 के एंड तक 2765 करोड़ हुआ। तो अगर इस वही रन रेट में मानो तो करीब करीब इस बार 3200-3300 करोड़ के करीब का रेवेन्यू एक्सपेक्ट करें? हाँ, हमारा ग्रोथ तो पहले हाफ में 20% के आसपास है, 20% है फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर। सो आवर इंडस्ट्री इज ग्रोइंग एट अराउंड 17% एंड कंसिस्टेंटली इफ यू लुक एट लास्ट 3 years और इफ यू इवन गो बैक बाय इवन 10 years, 10 साल से भी ज़्यादा हम इंडस्ट्री से और तेज़ी से हम बढ़ रहे हैं। सो पहले हाफ 20% था, वी डेफिनेटली कीप एक्सपेक्टिंग दैट वी कंटिन्यू एट द सेम ग्रोथ रेट। ओके, एक सवाल आपसे, आखिरी सवाल पॉसिबली, आपके जो मेन बिजनेस है वो फ्रैक्टल AI है, 97% आई थिंक कंट्रीब्यूट करता है। बाकी जो इंक्यूबेशन हब है आपका फ्रैक्टल अल्फा, उसमें ग्रोथ रैपिडली है, हालांकि वो लॉस मेकिंग है। 76% FY25 में ग्रोथ थी, 92% FY24 में ग्रोथ थी। 2 पार्ट क्वेश्चन, ये प्रॉफिटेबल कब होगा बिजनेस और आगे जाते हुए ये कितना कंट्रीब्यूट करेगा? अभी तो जैसे 3% है। जी, सो जो फ्रैक्टल अल्फा है, यहाँ पे 2 इंक्यूबेटेड कंपनीज हैं। एक है Asper.ai जो कि रेवेन्यू ग्रोथ मैनेजमेंट AI करती है, यानी कि कंपनी जो ट्रेड प्रमोशंस करते हैं वो करीब अपने रेवेन्यू का 20% ट्रेड प्रमोशन में करती हैं, उनको हम AI से सॉल्व करते हैं। सो ये 2 कंपनीज हैं, ये ग्रो फास्ट कर रही हैं, इनका प्रॉफिटेबिलिटी, इनका ब्रेक इवन बहुत करीब करीब है। एक और कंपनी है जो हमारी एसोसिएट कंपनी है Cure.ai, ये दुनिया की सबसे मशहूर AI रेडियोलॉजी कंपनी है। ये अभी करीब 70 करोड़ का उनका लॉस हुआ है इस साल, जो उनका हमारा कंट्रीब्यूशन है, जो हम इसको P&L में लेते हैं। तो वो जो उससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी कम हुई है, वो भी ऐसा उम्मीद है कि वो भी कम हो जाएगा अगले साल में, तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ जाएगी। ऑलराइट, श्रीकांत जी, अश्वथ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा समय का भाव है, वरना थोड़ा सा और कन्वर्सेशन करते हैं। होपफुली एक बार आपकी लिस्टिंग हो जाए, उसके बाद थोड़ा आपके बिजनेस मॉडल को और अच्छे से समझेंगे, थोड़ा और एक लंबी कन्वर्सेशन आपके साथ करेंगे। लेकिन आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट विद दिस IPO। धन्यवाद। थैंक यू।